हेलो फ्रेंड्स, I'm डॉक्टर मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस का कंप्लीट 10 यूनिट्स का सिलेबस समझेंगे कि कौन सी यूनिट का कितना वेटेज है। अगर आप हर यूनिट को सेम टाइमिंग दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। कैसे कितना टाइम किसको देना है वो बात करेंगे, और कौन से यूनिट में कौन सा टॉपिक या कौन सी टॉपिक्स को बहुत डिटेल में करना है, कितना डेप्थ में जाके करना है, वो सारी बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम टोटल 10 की 10 यूनिट्स को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट वाइज कि कौन सी यूनिट में क्या क्या टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। और एग्जाम पैटर्न के बारे में, बेसिकली कहाँ कितना वेटेज कौन सी यूनिट का होता है, कहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, कहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो रिपीटेड होती है वो कहाँ है, ये सब बात करेंगे। और इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या अपनानी चाहिए, अभी से हमें दिसंबर का अगर एग्जाम क्लियर करना है तो हमें किस स्ट्रेटेजी के साथ चलना चाहिए वो हम बात करेंगे। और पेपर 1 और पेपर 2 के साथ कैसे टाइम को मैनेज करें, हम कितना टाइम इसको दें, कितना पेपर 1 को दें, ये बातें होंगी। और इसमें पूरा का पूरा एक रोड मैप हम तैयार करने वाले हैं, तो बहुत शांति से इस सिलेबस को समझना है। और जो हमारा कोर्स है बेसिकली दिसंबर बैच के लिए, वो लॉन्च हो चुका है अपनी वेबसाइट और ऐप पे www.swmg.in, या प्ले स्टोर में जाओगे तो अपनी ऐप है SWMG। यहाँ पे पेपर 2 कंप्लीट इन्वायरमेंट साइंस 10 की 10 यूनिट्स एक साथ मिल जाएगी आपको। डाउट क्लियरिंग सेशन लाइव रहेंगे, PYQs का पूरा डिस्कशन रहेगा। हर संडे को 50 क्वेश्चंस लाइव टेस्ट मिलेगा। सुनिए दोबारा से, हर संडे को 50 क्वेश्चन यूनिट वाइज लाइव टेस्ट होगा हर संडे, एवरी संडे टिल एग्जाम हॉल वाली फील आएगी आपको, ठीक है। तो कंप्लीट थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन प्रॉपर रहने वाला है। और स्टडी मटेरियल भी आपको कहीं से नहीं लेना, बाय कोरियर आपके पास घर पे आएगा। तो सारी टेंशन दूर है, थ्योरी, PYQs एवरीथिंग विल बी अवेलेबल, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कंप्लीट सिलेबस की। एक सबसे बड़ी बात कि जो इन्वायरमेंटल साइंस का जो पेपर होता है यूजीसी नेट का, याद रखना वो ओनली इन इंग्लिश मीडियम होता है। बहुत बच्चे कहते हैं सर हिंदी में नहीं आया, मैं बता देता हूं कि ईवीएस हमेशा ओनली इंग्लिश मीडियम में ही होता है। ऑफिशियल वेबसाइट से ये सिलेबस है, आपको मैं बता देता हूं 10 की 10 यूनिट कौन कौन सी है। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी यूनिट है दैट इज फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस है। यूनिट सेकंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी यूनिट थर्ड है। इन्वायरमेंटल जियो साइंस यूनिट नंबर 4, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट यूनिट नंबर 5, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल यूनिट नंबर 6, सॉलिड एंड हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8 है इन्वायरमेंटल असेसमेंट मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन या इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, EIA को पढ़ना है। और स्टैट की यूनिट है यूनिट नंबर 9, जहां पे स्टैटिस्टिकल अप्रोच और मॉडलिंग के बारे में बात करेंगे। और लास्ट यूनिट है आपकी कंटेम्प्रेरी, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं, तरह तरह के इश्यूज हैं, ये करंट से जुड़ी हुई भी यूनिट्स हैं। और कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चंस भी यहां से आते हैं। तो हर एक यूनिट को बहुत शांति से समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में कि इसका क्या क्या सिलेबस है, किस तरह से हमें करना है। सबसे पहली बात, ये यूनिट आपके पूरे पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बेसिकली जहां पे वर्ड फंडामेंटल आता है ना, अब फंडामेंटल एक मौलिकता होती है किसी चीज को, ये पूरे के पूरे सिलेबस का फंडामेंटल है। इस यूनिट में हर कंसेप्ट को टच किया गया है, पूरे के पूरे इन्वायरमेंट साइंस के हर कंसेप्ट को, क्योंकि पूरा का पूरा फंडामेंटल तैयार होता है। तो इस यूनिट के हर टॉपिक को बहुत शांति के साथ समझना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो यहां से क्वेश्चन आना कहां से स्टार्ट हो जाता है, सबसे पहले जहां पे स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, यहां से हर बार क्वेश्चन आता है एटमॉस्फेयर से। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाता है, लेयर से क्वेश्चन आ जाता है, यहां से 100% क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे लिथोस्फेयर, जहां पे हम जियो साइंस के बारे में बात करेंगे, तो कुछ कंसेप्ट यहाँ पढ़ने हैं, कुछ कंसेप्ट वहां पढ़ने हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लॉज की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की लॉज की बात, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हल्का सा न्यूमेरिकल अप्रोच लेके आ जाता है क्वेश्चन, या फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट में एंट्रोपी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हीट ट्रांसफर जो प्रोसेस होता है, जहां पे हम एडियाबैटिक की बात करते हैं, जो आइसोलेटेड है, ओपन है, क्लोज है, तो वहां पे कुछ चीजें हमें देखनी है।
ठीक है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर मीटीरियोलॉजिकल पैरामीटर्स की बात करें तो ये सारा का सारा इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पेपर देखते हो तो ह्यूमिडिटी से हर बार क्वेश्चन मिलता है आपको। ह्यूमिडिटी का, परसेंट का, मिक्सिंग का, वॉल्यूम का, हर तरह का क्वेश्चन बनाया जाता है। न्यूमेरिकल अप्रोच भी लेके ये क्वेश्चन आता है बेसिकली मिक्सिंग रेशो वगैरह से। और यहाँ पे जो लैप्स रेट दिया हुआ है, एडियाबैटिक लैप्स रेट, आप लिख लीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैप्स रेट, यानी कि जो डिक्रीजिंग होता है ना एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर, लैप्स रेट, वहां से हर बार क्वेश्चन आता है। मॉइस्ट के बारे में बात करते हैं, एडियाबैटिक लैप्स रेट के बारे में, ड्राई लैप्स रेट के बारे में, एटमॉस्फेरिक लैप्स रेट के बारे में, और यहाँ पे हल्का सा न्यूमेरिकल टच देके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट है, जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया है, यहाँ पे कुछ फैक्चुअल चीजें हैं कि कितने जोन्स है, कुछ में क्या है, ये कभी पूछ लिया जाता है, कभी नहीं भी पूछते हैं, तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस दिए हुए हैं, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आपसे पूछ लेते हैं। और बाकी जो यहाँ पे है, जो जीआईएस और रिमोट सेंसिंग की बात हो रही है, वहां पे जो नई नई चीजें आती हैं, इसरो से रिमोट सेंसिंग के बारे में, ये किससे सैटेलाइट्स रिलेटेड है, तो ये फैक्ट्स आपसे पूछ लेते हैं। यानी कि यहाँ वो चीजें हैं जो आपको याद करनी है। हल्का प्रिंसिपल तो आप याद कर लोगे रिमोट सेंसिंग का, उसके बाद सैटेलाइट्स का कौन किस पे कैसे काम कर रहा है, जैसे कार्टोसैट वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फर्स्ट कौन सा है या इस फील्ड में कौन सा काम करता है, इस तरह से कलर का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है, फंडामेंटल जो है इन्वायरमेंट का, वो बहुत मजबूत होना चाहिए पहला यूनिट, और बहुत शांति से ये समझना है। और इसको हम बहुत डिटेल में करते हैं अपने कोर्स में, लगभग इसमें 15 से 20 लेक्चर एक एक घंटे के होते हैं, 45 से 50 और 1 घंटे तक के लेक्चर, बहुत शांति से इसको पढ़ना होता है, बहुत बढ़िया से। और आपको एक और हमारे कोर्स में बढ़िया एक चीज मिली हुई है कि आप है ना उसको किसी भी टाइम देख सकते हैं और कितनी बार देख सकते हैं, सबसे बढ़िया बात यह है। और डाउट सेशन में हमारे पास आइए, लाइव हम डाउट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब सेकंड यूनिट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में बात करता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अब पहला वर्ड पढ़िए, क्या है, फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। क्या है, फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जहां पीरियोडिक टेबल की बात होती है ना, वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया है क्लासिफिकेशन के बारे में। सीधा सीधा अगर जाओगे तो हल्का सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ पे, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। और गिब्स एनर्जी, यहां आपने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में सुना होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पेटेंट सा क्वेश्चन है, गिब्स फ्री एनर्जी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद अगर बात करें सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ रूल्स हमें पढ़ने हैं। और सोल्युबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ न्यूमेरिकल टच देके भी पूछ लेते हैं, केपी के बारे में, केएस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, डेल्टा पी और ये सब बातें होती है, तो फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ठीक है, और एक कार्बोनेट सिस्टम जो होता है ना, वो वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम कंपोजिशन ऑफ एयर की बात करते हैं, तो अगर आप पेपर देखते हो रियल में, सच्ची में, तो आपने देखा होगा कोई ऐसा पेपर आपको नहीं मिलेगा जहां फोटोकेमिकल रिएक्शंस है ना, ऑक्सीजन एंड ओजोन केमिस्ट्री और फोटोकेमिकल स्मोक, यहां से क्वेश्चन ना मिले। यहां इन डेप्थ जाने लगे, सरफेस पे नहीं पूछते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी यहाँ केमिस्ट्री है, पूरी की पूरी रिएक्शंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ये नहीं कि यूजीसी नेट की बात करें, आप किसी भी एग्जाम में चले जाइए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में चले जाइए, सेंट्रल में, स्टेट में, या आप कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे लीजिए लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक पेटेंट सा क्वेश्चन है, फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस होती है एटमोस्फेयर में, है ना, ऑक्सीजन एंड ओजोन केमिस्ट्री से, और फोटोकेमिकल स्मोक, क्लासिकल स्मोक, लंदन स्मोक, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बेसिक नहीं, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो बीओडी, डीओ और सीओडी का जो कंसेप्ट है, वो भी आपने देखा होगा, हर बार क्वेश्चन में पूछा जाने लग गया है, डीओ, बीओडी और सीओडी के बारे में। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। और जो आगे दिया हुआ है, सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन, फ्लकुलेशन, फिल्ट्रेशन, पीएच एंड रेडॉक्स पोटेंशियल, यहां केमिस्ट्री समझनी है। बाकी जब वाटर ट्रीटमेंट की बात होगी, जब पोल्यूशन वाली यूनिट पढ़ेंगे, तब यहाँ पे बहुत सारी ये टर्म्स यूज होगी। यहाँ इनका केमिकल जो प्रोसेस है, बेसिकली जो केमिस्ट्री है इसके पीछे,
वो समझनी है, ठीक है ना। तो ये टर्म्स भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और आपने पेटेंट होते हुए सुना होगा, बायोजियोकेमिकल साइकिल से। कभी फास्फोरस साइकिल से क्वेश्चन आ जाता है, कहीं सल्फर से क्वेश्चन आ जाता है, और अलग टर्म्स यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं, उनको डिटेल में जाके क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत तसल्ली के साथ सिलेबस को देखना है आपको, रिलैक्स होके, ठीक है। उसके बाद पेस्टिसाइड्स के बारे में बात करते हैं और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। डर्टी डजन आपने सुना होगा, जो 12 डर्टी डजन, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और बेसिकली हैवी मेटल, या हैवी मेटल से कई बार आपको डिजीज से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मैच करिए, मैच द फॉलोइंग, है ना, एक साइड कॉलम 1 और कॉलम 2 करके आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो और जो वीओसी है, जो और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और जो पीओपी है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट्स है, वहां से भी क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे अगर डिटेल की बात करें तो पेस्टिसाइड और हैवी मेटल से डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद इसको तो गांठ मार लीजिए, जितने भी यहाँ पे बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, इनके प्रिंसिपल्स और एनालिटिकल मेथड्स के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे टाइमेट्रिक रहे, ग्रेविमेट्री, बॉम्ब कैलोरीमेट्री, क्रोमेटोग्राफी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी, जिसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी है, टीएलसी है, जीसी है, एचपीएलसी। एचपीएलसी से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फ्लेम फोटोमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, है ना, यूवी विजिबल से AAS, आईसीपी एईएस, आईसीपी एमएस, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक्सआरएफ, एक्सआरडी, एनएमआर, एफटीआईआर, जीएसएमएस, सैम और टैम, हर बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आना भी चाहिए आपको, बेसिकली जब आप रिसर्च करोगे, आगे कहीं पढ़ाओगे, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहुत शानदार यूनिट है, हर चीज को हमें ध्यान से समझना है, क्योंकि एक बार सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए, फिर सिलेक्शन के बहुत नजदीक चले जाते हैं। क्योंकि जिस मंजिल तक जाना है उसका रास्ता प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मेरे 10 साल का पूरा एक्सपीरियंस, मैंने पीएचडी इन्वायरमेंट साइंस से किया है, एमएससी जेआरएफ इसी से है, तो मैं उसको गहनता से पढ़ के पूरा का पूरा मेरा एक्सपीरियंस हो दिया इसमें। पूरा सिलेबस पूरा अच्छे से आपको कोर्स में बहुत शानदार चीजें मिलने वाली है। और अब की बार हमने SWMG मेथड को अपनाया है, जिसमें डाउट सेशन एक साथ सारे लेक्चर आपको दे देना, 150 के लगभग एक साथ। उसके बाद आपको डाउट सेशन लेना वीकली, वीक में कम से कम 2 डाउट सेशन लेना। उसके बाद हर संडे को 50 क्वेश्चन यूनिट वाइज आपसे लाइव टेस्ट लेना, जैसे एग्जाम हॉल में हो रहा है। तो देखिए कितना बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, सब बातें होंगी। अब यूनिट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। दिस इज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इसमें बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो यूनिट है ना, बहुत सिंपल यूनिट है, लेकिन कुछ चीजें आपको यहाँ याद रखनी पड़ेगी। जैसे अगर हम बात करें इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी फ्लो से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे एक बहुत और इंपॉर्टेंट है, दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे इकोलॉजिकल जो सक्सेशन है, प्राइमरी सेकेंडरी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और डाइवर्सिटी, स्पीसीज और डाइवर्सिटी है ना, जो अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, वहां से फैक्ट्स भी पूछ लेते हैं कि ये किसने दिया कंसेप्ट। और यहाँ पे कुछ बातें मैच करने की भी पूछा जाता है कि अल्फा बीटा और गामा में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम का जो क्लासिफिकेशन जो बेसिकली करते हैं कि डेजर्ट है, फॉरेस्ट है ना, रेंजलैंड है, वेटलैंड है, लॉटिक है, लेंटिक है, ये लॉटिक और लेंटिक से भी, और एस्चुरीज से जो मैंग्रूव है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाई, इनको तो गांड मार लीजिए। यहाँ से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, इनके पीछे कंसेप्ट को पूछा जाता है, लॉटिक, लेंटिक और एस्चुरियन के बारे में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बायोम से आपको पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे किस तरह का वेजिटेशन है ना, बायोम से क्वेश्चन आता है। जैसे अल्पाइन, है ना, चपेरल के बारे में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, स्वाना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक और जो पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात आती है, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में आपसे यहाँ पे आर और के कंसेप्ट के बारे में, है ना, की स्टोन स्पीसीज के बारे में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है। आर स्पीसीज एंड के स्पीसीज के बारे में क्या है, ठीक है, इनके हर एक फैक्ट को पढ़ना होता है, बहुत सिंपल है। की स्टोन स्पीसीज के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद ये मैंने आपको कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में बात करें, तो जो पैरासिटिज्म है और एलोपैथी है, यहाँ पे आपको कुछ के नाम देके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के और उनके इम्पैक्ट को जानने के लिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना।
बायोडाइवर्सिटी और इसके कंजर्वेशन के बारे में बात करें तो इन सीटू और एक्स सीटू का बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आप कर दोगे। हॉटस्पॉट से क्वेश्चन करंट का भी बन जाता है, वो कि कितने हॉटस्पॉट है, या ये पूछ लेते हैं कि हॉटस्पॉट होने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या किसको आप हॉटस्पॉट कहोगे, ये क्वेश्चन आता है। और एक यहाँ पे जो नीचे जो आपको दिया हुआ है एक्सटिंक्ट, रेयर, इंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, ये जो है यहाँ पे फैक्ट है, ये पूछ लेते हैं कि कौन सी स्पीशीज है, इसके बारे में भी आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सी स्पीशीज इंडेंजर्ड स्पीशीज है, कौन सा थ्रेटन्ड है, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें बेसिकली यहाँ जो नीचे बायो रेमिडिएशन की बात होती है, बेसिक क्वेश्चन यार बायो रेमिडिएशन इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी से मिला के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे बायो सेंसर के बारे में, बायोफ्यूल और बायो फर्टिलाइजर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बिल्कुल पूछा जाता है यहाँ पे। और टॉक्सिकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी है, ये दोनों माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक का क्वेश्चन बनता है, यहाँ से मिक्स करके बनाते हैं इन दोनों में, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ चलना पड़ेगा डायरेक्ट, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है, माइक्रोबायो, बायोटेक, उसके बाद उसमें से छांटना कि ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह का पैटर्न चल रहा है, तो वहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं रहती है। अब आती है इन्वायरमेंटल जियो साइंस, अपने आप में बहुत बढ़िया यूनिट, बहुत शानदार यूनिट, और बहुत ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे अर्थ के बारे में बात करते हैं, है ना, अब करस्ट, मेंटल कोर, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ की डिसकंटिन्यूटी से क्वेश्चन आते हैं कि मोहो डिसकंटिन्यू किसके बीच है, ये सब कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे बेसिकली जो हम रॉक्स की बात करते हैं, जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो पूरी की पूरी यूनिट बहुत ही जबरदस्त यूनिट है, इसको तो हर पहलू से जबरदस्त करना है। कंसेप्ट ऑफ मिनरल एंड रॉक्स, फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, कॉरियोलिस फोर्स के बारे में, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स, जियोस्ट्रोपिक एंड विंड फील्ड, ग्रेडियंट विंड, ये सब, एल नीनो, ना नीनो, अब की बार भी एल नीनो, ना नीनो से कंसेप्ट आया ही है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये यूनिट ऐसी है जो जियोग्राफी को टच किए हुए जियो साइंस है, बहुत आराम से शांति से समझने वाली यूनिट है, बहुत बढ़िया यूनिट है, और हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ सोइल का भी पूरा है, सोइल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, सोइल का क्लासिफिकेशन जो पढ़ते हैं वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा कि मैच करना आता है कि ये सोइल कौन सी, ये सोइल कौन सी, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत बढ़िया है, और मिनरल्स के बारे में, सोइल्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में डार्सी का लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपने देखा होगा डार्सी के लॉ से हर बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना, लेमिनार फ्लो के पूरे में, याद रखिए उस बात को। और एक नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लोरेशन में यहाँ बेसिक क्वेश्चन स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनता है, और एक और यहाँ पे जो गेबन हर्जबर्ग रिलेशन है बिटवीन फ्रेश और सैलाइन वाटर, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बिल्कुल आपको कीवर्ड्स के साथ लेके चल रहा हूँ कि यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है, ये टॉपिक जो हमें छोड़ना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको शुरुआत में कह रहा था कि हर यूनिट को मैं बराबर टाइम दूंगा, ऐसा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग टाइम देना पड़ेगा कि कहाँ से कितना डेप्थ में जाना है। देखो मैं ये जो बात बता रहा हूँ, प्लीज ये ध्यान रखना, नोट करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। चलो उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये जो नेचुरल हजार्ड्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बनता ही बनता है, फ्लड्स के बारे में, लैंडस्लाइड के बारे में, अर्थक्वेक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसके जो स्केलिंग का क्वेश्चन है ना, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है अर्थक्वेक से, तो ये भी बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 5 है, दैट इज एनर्जी एंड इन्वायरमेंट की बात करते हैं, और ये यूनिट आपको करंट की भी बहुत सारी चीजें लेके घूमता है, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल और एनर्जी बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे कंटेंट ऑफ कोल, एनर्जी कंटेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपने अगर देखा होता होगा कितना कैलोरीफिक वैल्यू है, ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है, सीक्वेंस पूछा जाता है कि किसका ज्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद शेल ऑयल के बारे में क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है ना। उसके बाद कोल बेड मीथेन के बारे में भी हल्का फुल्का क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। और अब सोलर एनर्जी के बारे में, सोलर फोटोवोल्टिक सेल,
यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है भाई, विंड से भी न्यूमेरिकल बनता है, जियोथर्मल एनर्जी से डायरेक्ट क्वेश्चन, सोलर से न्यूमेरिकल, और सोलर पॉन्ड का कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। न्यूक्लियर एनर्जी का फ्यूजन और फ्यूजन प्रोसेस है, यहाँ से स्टेटमेंट से पिछली बार भी क्वेश्चन बना था, अब की बार भी, और हर बार स्टेटमेंट से क्वेश्चन बना है, क्योंकि इंडिया का रुझान इस तरफ बहुत ज्यादा हो रहा है, आपने देखा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इमिशन इमिशन और डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री का, ये करंट का क्वेश्चन बनता है कि कार्बन इमिशन कितना हो रहा है, ये करंट का पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा बनता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें, ये बेसिक कंसेप्ट है, ग्लोबल वार्मिंग क्वेश्चन आगे ही आएगा, आपको पता ही है, अरे आपके लिए बहुत बेसिक क्वेश्चन बनता है। रेडिएटिव फोर्सिंग से क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ आप कर लोगे, यहाँ नहीं जाने दोगे, ठीक है। अब उसके बाद इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात करें और कंट्रोल की बात करें, तो आपको पता है यूनिट नंबर 6 अपने आप में एक बहुत ज्यादा तगड़ी यूनिट है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 4, अगर यूनिट नंबर 6 की बात करें, ये भी अपने आप में बहुत तगड़ी यूनिट है, क्योंकि इसमें सारे पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन इसमें पढ़ना है, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इसमें आप कुछ छोड़ ही नहीं सकते। यहाँ के पैरामीटर से लेके कि कितना पैरामीटर होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं, हर एक के, चाहे वाटर के हो, एयर के हो, नॉइज में स्टैंडर्ड्स की बात होगी, है ना, कितना लिमिट रखी गई है। उसके बाद सब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, उनके प्रिंसिपल क्या है, वो किस लिए यूज होते हैं, तो ये मैं यूनिट को कहूंगा कि इस चीज में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी काफी लेके चलता है ना। यहाँ पे हर कंसेप्ट है, देखो एसिड रेन का, और हर कंसेप्ट देखो, मैं इसको कहूंगा कि एक एक चीज को पी जाना है इसमें। नॉइज पॉल्यूशन में आप अगर देखा होगा, जो नॉइज इंडिकेट होते हैं, है ना, इक्विवेलेंट की बात करते हैं, 10 की बात, 19 की बात, 50 की बात, ये हमेशा क्वेश्चन आता है नॉइज पॉल्यूशन से, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन में आपको पता ही है, बीओडी, डीओ, सीओडी के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, और इसका जो ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एडवांस ट्रीटमेंट मेथड, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, यहाँ से क्वेश्चन आता है ये। और ये क्वेश्चन है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर है ना 2012, ये सीधा सीधा स्टैंडर्ड भी पूछ लेते हैं, ठीक है, याद होगा आपको। ये फैक्ट्स भी याद करने हैं इस यूनिट में, और इसमें समझना भी है, क्योंकि सारे पॉल्यूशन है इसमें, है ना। उसके बाद सॉइल पॉल्यूशन के बारे में भी, यहाँ जैसे सॉइल का फिजियोकेमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, जो हम जियो साइंस में बात कर रहे थे, वो भी आपको बहुत काम आएगा। और थर्मल और मैरीन पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है, तो सारे पॉल्यूशन करने पड़ेंगे। सर क्या छोड़ना है, देखो यूजीसी ने सिलेबस बनाया है, सोच समझ के बनाया है, चलना तो सब कुछ पड़ेगा, लेकिन कितना डेप्थ में कौन सी यूनिट में जाता है ये मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन देखो छोड़ने की कोई चीज नहीं होती है। लेकिन हाँ, यूं नहीं है कि मैं फिर आपको क्लियर कर रहा हूँ कि हर यूनिट को मैं बराबर टाइम दूंगा, उससे चीजें खराब हो जाएगी, क्योंकि कुछ यूनिट ऐसी होती है कि सरफेस में कुछ टॉपिक पढ़ लिए, जैसे मैंने आपको अंडरलाइन कर करके बताया ना कि आप इतना नोट जरूर करें कि जैसे इस यूनिट में मैंने सारा बता दिया कि सारा पढ़ना है आपको, तो इसमें नहीं छोड़ना। जैसे कुछ यूनिट में मैंने पैराग्राफ को छोड़ा है पूरा कि ये टॉपिक कर लो, तो पहले वो तो करना ही करना है, वो उतना तो आना ही चाहिए। अगर टाइम बचता है आपको और लगता है कि अब मेरे पास टाइम है, तो फिर और चीजों को आप देख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और पेपर 1 के साथ पूरा बैलेंस रखना है, ये भी मैं बात शुरू में कर रहा था ना कि टाइम मैनेजमेंट, तो आप ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि पेपर 2 को पढ़ते जाएं और पेपर 1 को भूल जाएं। प्लीज, आपको अगर 6 आवर पढ़ते हो आप मिनिमम, ऐसा रखिए कि 6 आवर पढ़ें आप, तो आपको 4 घंटे पेपर 2 को देना है, तो 2 घंटे पेपर 1 को देने हैं। इसमें 4 घंटे में 3 घंटे देने हैं आपको थ्योरी के, और 1 घंटा देना है पीवाईक्यूज पे, ठीक है। और इसमें आपको कम से कम 1.5 घंटा थ्योरी को और आधा घंटा पीवाईक्यू, ये डेली चलना चाहिए आपके एग्जाम दिसंबर तक। देखना आपका सिलेक्शन कौन रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन कई बार हम ऐसे कर लेते हैं, पेपर 2 के पीछे पड़ गए तो पेपर 1 को भूल गए, पेपर 1 पढ़ने लग गए तो पेपर 2 को भूल गए, तो एक बैलेंस नहीं बनता, क्योंकि सिलेक्शन में दोनों का अहम रोल है, इक्वली दोनों का रोल है। इसके 50 क्वेश्चन है तो इसके 100 क्वेश्चन है ना, तो सबको मिला के कट ऑफ बनती है, तो छोड़ना किसी को भी नहीं है, साथ लेके चलना है, प्लीज ध्यान रखें। उसके बाद ये जो यूनिट नंबर 7 है, आपको पता है वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में तो बड़ा इश्यू है हमारे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट फेंक देते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन बनता है ना, यहाँ पे ही, यहाँ सीधा इससे बन जाता है वेस्ट कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन, इसमें सीक्वेंस आपसे पूछ लेते हैं बेसिकली, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ध्यान रखना है। उसके बाद बायो जो मेडिकल वेस्ट होते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आता है। हैजार्डियस वेस्ट की बात करते हैं, जहाँ पे कलर की बात करते हैं, है ना,
येलो कलर में क्या डालते हैं, डस्टबिन के कलर की बात करते हैं। और यहाँ पे रिफ्यूज ड्राइड फ्यूल RDF के बारे में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपने देखा है। वर्मी कंपोस्टिंग से भी थोड़ा सा गहरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना, कि वर्मी कंपोस्टिंग में बेसिकली अर्थवर्म के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, ये उनकी स्पीसीज के बारे में बात कर लेते हैं अगर आपको ध्यान है तो। और सैनिटरी लैंडफिल के बारे में भी बात करते हैं, और इंसिनरेशन, पायरोलिसिस और ऑटोक्लेव यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये देखो, ये बहुत इजी यूनिट है, बहुत आराम से होने वाली है, बहुत ज्यादा इसमें इतना माथा खपाने की जरूरत नहीं है। और पेपर 1 में भी बहुत ये अच्छे से आती है, तो ये बहुत सिंपल है, बहुत आराम से हो सकती है, थोड़े से पेशेंस के साथ अगर इस यूनिट को समझो तो, ठीक है। उसके बाद ये देखो, प्लास्टिक वेस्ट से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ई वेस्ट से, तो ये एक करंट से रिलेटेड भी है और इजी यूनिट है। इसको मैं ये कहूंगा कि आप अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेट कर लो तो ये यूनिट बहुत जल्दी जल्दी फटाफट हो जाती है। और मैंने इसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है अपने कोर्स में, बहुत शांति से, बहुत तरीके से, क्वेश्चन के साथ, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 8 आती है, इन्वायरमेंटल असेसमेंट, मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन के बारे में बात करती है। तो इसमें EIA से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अगर एक बार समझ में आ गया ना, तो आपको जिंदगी भर ऐसे लगेगा कि यार ये यूनिट क्या, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग सब समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक से, ठीक है ना। उसमें उसके बाद 4 जो स्टेप है उसको पढ़ के, उसके बाद अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बात करके, सेंट्रल लेवल पे कैसे काम होता है ना, स्टेट लेवल पे कैसे होता है, प्रोजेक्ट्स को कैसे क्लासीफाई किया है ना, A कौन से हैं, B कौन से हैं, B1 और B2 क्या है, किस में EIA होता है, किस में नहीं होता, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। और यहाँ पे बेसिकली जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जो स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ से जो 14000 सीरीज है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। EIA नोटिफिकेशन 2006 से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इको लैबलिंग स्कीम से भी देखे आपने क्वेश्चन पूछा है कि कौन करता है इस तरह के इको लैबलिंग, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। रिस्क असेसमेंट से बेसिक क्वेश्चन। और अगर हम बात करें बेसिकली जितने भी एक्ट हैं, ये जितने भी एक्ट हैं, ये सारे एक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपने देखा होगा। यहाँ पे इनकी आपको ईयर याद होना चाहिए। जैसे आप इन्वायरमेंटल लॉज की बात करते हैं, है ना, ये आपको सीधा सीधा थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में भी जाना है। यहाँ पे 48A क्या है, 51A ड्यूटी की बात करता है, DPSP की 48A है। ऐसे ही आपको जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया, अमेंडमेंट 1991, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इनका सीक्वेंस है, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आपसे पूछ लेते हैं। तो एक तो मोटा मोटी आपको इनका बेसिकली ईयर याद होना चाहिए सबका। ये आज ही सोच लो कि एक क्वेश्चन तो मैं यहाँ से ईयर से ही लेके जाऊंगा और पक्का आएगा, देखना, घुमा फिरा के 100% आएगा, है ना। कोई स्टेटमेंट में दे देगा, वो स्टेटमेंट आपको देखना है, इससे ये पहले आया, इससे बाद में आया, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ईयर आपको पूछना है। इसमें कुछ बातें होंगी, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बाकी सरफेस पे बात होनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो, इसमें CPCB के बारे में भी कुछ बात होगी। और CRZ के बारे में, कोस्टल रेगुलेशन जोन है 1991, है ना, ये अमेंडमेंट होता है टाइम टू टाइम, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इसको भी 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, इसके बारे में भी हमें बात करनी है। उसके बाद में ये जो इन्वायरमेंटल कन्वेंशन और एग्रीमेंट है, ये तो आपको पता ही है, करंट से जुड़ी हुई चीजें हैं, कोप वगैरह सारी चीजें। यहाँ से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्वेश्चन आता है। और ये पेपर 1 का जो पेपर 1 है अपना, है ना, उसमें भी ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये चीजें छोड़ने की बिल्कुल भी नहीं है, ये याद करनी है, क्योंकि ये यूनिट आपको पेपर 1 में भी बहुत अच्छे से काम आएगी। ये सारा का सारा एक टॉपिक पेपर 1 में भी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर आती है 9, और यूनिट नंबर 9 हमारे को बोलता है स्टैटिस्टिकल अप्रोच एंड मॉडलिंग इन इन्वायरमेंटल साइंस। आपको एक बात बता देता हूँ, ये यूनिट नंबर जो 9 है बेसिकली जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच की बात करता है, यहाँ पे आपको पहले तो सारे फॉर्मूलेज लिखने हैं, हर फॉर्मूला लिखना है कि ये फॉर्मूला क्या है ना। बेसिक कंसेप्ट एट्रीब्यूट और वेरिएबल के बारे में जान लिया। उसके बाद में सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, है ना, उसके बारे में जानना है, कैसे इसको सीक्वेंस में लिखाते हैं, सिमेट्री क्या है, एसिमेट्री क्या है ना, रिग्रेशन क्या है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इसमें प्रोबेबिलिटी की भी बात होगी, वो भी जानना है, हाइपोथेसिस की बात होगी, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा टेस्ट, 1 वे और 2 वे टेस्ट क्या है। तो यहाँ पे पहले तो इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए। और मैं आपको अश्योर करता हूँ, 2-2, 3-3 बातें भी अगर एक एक चीज में पता है, आपको फैक्ट्स पता है, तो आप बहुत आराम से यहाँ से क्वेश्चन कर पाओगे। और ये बच्चे क्या करते हैं, इसको बहुत ही अपर लेवल का सोचते हैं, हर बार जैसे राग लगाएंगे कि मुझे ये नहीं आती, ये नहीं आती, ये नहीं आती। अरे ये सबसे सिंपल है, जहाँ फैक्ट्स हैं, जहाँ याद करना है, कुछ चीजें समझनी है। और मैंने इसको क्वेश्चंस के साथ करवाया है,
कोई भी फॉर्मूला ले लिया और फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करके, है ना, बेसिक बुक्स का रेफरेंस लेते हुए कि ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, जैसे हमने कुछ भी सीखा, जियोमेट्रिक मीन को समझा, है ना, हार्मोनिक मीन को समझा, तो उसको क्वेश्चन को लिया, ये फॉर्मूला है, इस क्वेश्चन में ऐसे ऐसे वैल्यूज पुट करिए, ये रिजल्ट्स आएंगे। तो इस तरह से करने का है। और लोटका वोल्टेरा मॉडल और लेस्ले मैट्रिक्स मॉडल से यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। लोटका वोल्टेरा मॉडल में पाई और पाई 2 के बीच ऐसे संघर्ष को ना के क्वेश्चन बनाता रहता है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अपनी लास्ट यूनिट है, दैट इज यूनिट नंबर 10 की बात करते हैं। ये कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में बात करेंगे, ये करंट के बारे में बात होगी सारी, ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में बात होगी, सी लेवल राइज के बारे में। बहुत प्यारी यूनिट है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में क्वेश्चन होगी जो 8 है। यहाँ पे जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात होगी, ठीक है ना, यहाँ पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात होगी, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो यहाँ ज्यादा, और भोपाल ट्रेजिडी है, ये ट्रेजिडी है, सारा ईयर्स पूछ लेंगे आपको, है ना, नर्मदा डैम, टेरी डैम, अलमाटी डैम, कावेरी एंड महानंदी हाइड्रो पावर प्लांट, ये सब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई। बहुत बेसिक यूनिट है, यहाँ पे फैक्ट्स बहुत ज्यादा है, कौन से ईयर में क्या है ये आपको ध्यान रखना है, और कौन सा इशू किससे रिलेटेड था ये क्वेश्चन बहुत आता है यहाँ से, ठीक है। तो ये तो लास्ट में बहुत आराम से आप कर सकते हो। आपने देखा होगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन से हर बार क्वेश्चन आ जाता है, चिपको मूवमेंट, आपिको मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट, है ना। अब की बार गदर मैदान मूवमेंट से क्वेश्चन आया था, ठीक है, आपने देखा होगा। तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, और हमने पहले भी कहा था कि ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, मैंने रिवाइज किया था तब भी हमारी बात हुई थी इसमें, ठीक है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और कार्बन क्रेडिट से क्वेश्चन, है ना, और प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन ईयर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये स्कीम कब आई, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। और एपिडेमोलॉजिकल इश्यूज जो है ना, जो फ्लोरोसिस, आर्सेनिकोसिस, गोइटर और डेंगू, यहाँ से भी। और ग्रिया रेटिंग भी इंपॉर्टेंट है, ग्रिया रेटिंग से भी क्वेश्चन आता है। ग्रीन बिल्डिंग की जो बात करते हैं, स्टार की जो बात करते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है। तो ये सारी की सारी 10 की 10 यूनिट हमने बात की है, इसका पूरा का पूरा हमने डायलिसिस किया है 10 की 10 यूनिट्स का। आप मुझे बढ़िया से कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन सी यूनिट में क्या दिक्कत है, उसमें हम डिस्कस करेंगे ना, कौन सा टॉपिक है, कहाँ प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल पे अब की बार बहुत फोकस करना है। न्यूमेरिकल को मैं डाउट सेशन में बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल लेके आऊंगा। और मैं अगेन बता देता हूं कि हमारा कोर्स शुरू हो चुका है, इन्वायरमेंटल साइंस पेपर 2 का कॉम्बो पैकेज के साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, आपको कहीं से स्टडी मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है। स्टडी मटेरियल बाय कोरियर आपके पास घर पे आएगा, ठीक है। चाहे आप पेपर 1 का लोगे तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बात करें, एक साथ 10 की 10 यूनिट्स मिल जाएगी, 10 की 10 यूनिट अपडेटेड सिलेबस के साथ एक साथ मिलेगी। वीकली आपको 2 डाउट सेशन रहेंगे, वीकली डाउट सेशन 2 रहेंगे, डाउट सेशन वीकली में डाउट लूंगा, इंटरेक्ट करेंगे कि ये पढ़ के आना, इसमें क्या डाउट है, ठीक है। आप अपने हिसाब से पढ़िए, देखो कितना बढ़िया है, आप ऑनलाइन का फायदा उठाइए। आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप लाइव नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप डाउट में लाइव आइए, डिस्कस करिए, आपके साथ सारा मैटर है आपके पास, ठीक है। और बेसिकली हर संडे को, ये बहुत हम इंपॉर्टेंट चीज लेके आ रहे हैं कि हर संडे को, एवरी संडे 50 क्वेश्चन का आपको लाइव टेस्ट देना है ना, सेम संडे को, क्योंकि सबकी छुट्टी होती है। लाइव टेस्ट, एग्जाम हॉल जैसी फीलिंग आएगी, यूनिट वाइज लाइव टेस्ट रहेंगे, 50 क्वेश्चन, और ये एग्जाम तक चलेंगे। अगर आप विलिंग है तो जाइए, फटाफट ज्वाइन करिए और शुरू कर दीजिए तैयारी को, कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। अब की बार JRF को पार करना ही करना है। और एक बात और कि अपना चित्त आप शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आपको सेशन कैसा लगा, कोई भी डाउट है तो आप बताइए, बात करिए मुझसे, कमेंट करिए। बाद में बात करने से क्या मतलब है, अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो अभी बताइए कहाँ फोकस करना है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कस करेंगे। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है वो आप लीजिए, आपका एक्सपीरियंस है एग्जाम देने का, कहाँ आप कठिनाई फील कर रहे हैं, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो बताइए तो सही, तभी तो सोल्यूशन होगा। तो बढ़िया से जुड़ रहिए, अच्छे से बातें करिए, डिस्कस करिए और बढ़िया से इन्वायरमेंट साइंस को कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हैप्पी, बहुत बहुत धन्यवाद।